गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसको हम देखेंगे। इसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है एक शब्द, क्या है? जलवायु। तो जलवायु और मौसम क्या होता है? आप लोग दिन प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं कि सब लोग कहते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। या आखिर इनमें जलवायु और मौसम में अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों हम जो हमारा रोज़ के दैनिक जीवन में हम कहते हैं कि मौसम, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वहीं पे बात की जाती है जलवायु, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? आइए हम देखते हैं अच्छे से। जो हमारा मौसम होता है वह वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक अभिव्यक्ति होता है। क्या होता है? अल्पकालिक। यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह अल्पकालिक होता है। मतलब अल्प मतलब थोड़ा, कालिक मतलब काल मतलब ये समय, यानी थोड़े समय का होता है। कौन? मौसम। जैसे कि हम मान लेते एग्जाम्पल के रूप में समझे, जो होगा घंटा, मिनट, हम या फिर कहें दिन, या फिर कहें सप्ताह, या फिर हम माह कहें, माह यानी कि महीना कहें, तो यह क्या होगा? यह हमें दर्शाएगा महीना, यह हमें दर्शाएगा कि यह क्या है? मौसम है। इन इतने अंतरालों के बीच अगर कोई चीज़ घटती है तो वह हमें मौसम को दर्शाती है। अगर हम बात करें जलवायु की, तो यह वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक औसत को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है वायुमंडलीय दशाओं में, वह क्या होता है? जलवायु होता है। इनकी गणना लोग वैज्ञानिक क्या मानते हैं? लगभग 31 वर्ष। कितना? लगभग 31 वर्ष का अंतराल होता है। अगर इतने के अंतराल में कोई भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वायुमंडलीय क्षेत्र में, तो उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय परिवर्तन। जैसा कि पूरी दुनिया देख रही है कि जो जलवायु परिवर्तन एक समस्या बनी हुई है। इसके पहले जो हमारी जलवायु थी बहुत अच्छी थी, लेकिन मानव द्वारा हस्तक्षेपों के कारण, उनके क्रियाकलापों के कारण आज का जो जलवायु है वो परिवर्तित होता चला जा रहा है, जो कि मानव के लिए हितकर नहीं है। इतना आपको समझ में आया? अगर हम बात करें कि मौसम जो हमारा है, क्या यह मौसम हर जगह एक जैसा होगा? मान लेते हैं कि हम किसी प्लेस पे बैठे हैं, किसी स्थान पे बैठे हैं, तो वहाँ पे बारिश हो रही है, तो क्या अदर जैसे कि उसी के एरिया से अगर हम देखें दूसरे क्षेत्र में या फिर दूसरे राज्य में हम देखें, तो क्या बारिश होना संभाविक है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मौसम होता है वह छोटे क्षेत्र का होता है, मतलब कि कुछ एरिया का ही होता है। अधिक अक्षांशीय विस्तार, जैसे कि उत्तर से लेके दक्षिण तक विस्तार। अक्षांश कैसे होता है? इस तरह से होता है ना, हमारा एक गोलार्ध है मान लेते हैं, तो अक्षांश कैसे होगा? इस तरह। क्या होगा? इस तरह होगा। और अधिक देशांतरी विस्तार कहते हैं तो क्या होगा? आपको दिख जाएगा इस तरह की, जो हमारा देशांतर है कुछ इस प्रकार। तो जो अगर हम इस तरह से अगर देशांतर में परिवर्तन लाते हैं, इसको घुमाते हैं, जब हमारी पृथ्वी ऐसे आपको पता है कि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती है, तो जैसे जैसे ये देशांतर घूमेगा तो क्या होगा? ऋतुओं में परिवर्तन होगा। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अक्षांशों में परिवर्तन होगा, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पे उसकी जलवायु उसकी जो हमें ठंडे या फिर गर्म क्षेत्र का हमें देखने को मिल जाएगा एरिया। ठीक है। वही हम अगर जलवायु की बात करें तो यह छोटे क्षेत्र और बड़े क्षेत्र दोनों का हो सकता है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के क्षेत्र में यह जलवायु हो सकती है, मतलब कि यह हर जगह आपको, जैसे कि हमें भारत में हमें कोई समस्या देखने को मिल रही है क्लाइमेट चेंज का, वही घटना हमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखने को मिल रही है। चाहे वह अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, हर जगह यही समस्या बनी हुई है। ठीक है।
यहाँ पे कुछ बताया गया है कि भारत के प्रमुख मौसम, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए बोला कि भारत में प्रमुख मौसम होते हैं कौन से। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम होता है, जो कि इस समय आपको देखने को मिल जाएगा। आपका नवंबर चल रहा है तो मतलब थोड़ी बहुत ठंडी स्टार्ट हो गई है, और यह अधिकतम आपको देखने को मिलेगा फरवरी तक कड़ाके की ठंडी पड़ती रहती है। उसके बाद मार्च से लेकर मई तक गर्म मौसम होता है, आपको अत्यधिक गर्मी का अनुभव होगा। उसके बाद जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम आएगा, यानी कि वर्षा का मौसम आ जाता है। फिर अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, जिसको हम बोलते हैं शरद, इसका समय आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा नई जो टॉपिक है, यहाँ पे दिया है शीत ऋतु। यह क्या होता है, तो ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। हमने पिछली क्लासों में बात किया था कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमारा गोलार्ध है, हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जब सूर्य की किरणें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्या है, एक कर्क रेखा है, यह कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो जब सूर्य की किरणें हमें मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जब लंबवत पड़ेंगी, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें अधिक हो जाएंगी, कहाँ पे, मकर रेखा पे, ठीक है। तो जो हमारा जो ऊपरी वाला गोलार्ध है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध है, कर्क रेखा, यहाँ पे क्या होगा, सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी तो यहाँ पे ठंडा वाला क्षेत्र बन जाएगा। ठंडा यानी कि जो आपको शीत ऋतु में आपको देखने को मिलता है, ऐसा मौसम बन जाएगा। वहीं बात करते हैं, अगर हमारा जो सूर्य की किरणें हैं वह कर्क रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ पड़े, तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी होगी, क्या होगी, गर्मी जो होगी हमारी, यह उत्तरी गोलार्ध में अधिक होने लगी, गर्म क्षेत्र यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन बात करें हम दक्षिण गोलार्ध की, तो यहाँ पे ठंडा वाला क्षेत्र बन जाएगा, और यहाँ पे शीत ऋतु हमें देखने को मिलेगी। इस प्रकार जो हमारी ऋतु है, इनमें हम परिवर्तन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिसको लू कहते हैं। लू आपने आमतौर पे गांव में देखा होगा, लोगों के मुँह से सुना होगा कि बहुत अधिक तेज़ हवाएं चल रही हैं, और जो हवाएं चलती हैं बहुत अधिक गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, ठीक है। उसी को हम लू कहते हैं। कभी कभी ये अत्यधिक चरम दशा पे पड़ अत्यधिक चरम जो दशा में देखने को मिलती हैं, जिसके कारण इसको हम कहते हैं, इसको हम हीट वेव नाम देते हैं। अक्सर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हीट वेव अपनी चरम स्थिति पर है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए बात कर रहा है यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, ठीक है। यह मानसून की आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय का जो पवन होती है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी लाती है। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। यानी ये कैसे होता है, मान लेते हैं हमारा भारत का क्या है, ये हमारा भारत है, इसका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। मान लेते हैं ये हमारा अरब सागर है, मानते क्यों है, यह अरब सागर है ही, ठीक है, अरब सागर है या बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से हवाएं चली कुछ इस प्रकार, जो हमारा ये विषुवत रेखा है, यहाँ से हवाएं चलती हैं। यहाँ पे आपको कोरियालिस बल देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये हवाएं मुड़ जाती हैं। आपको हम बाद में अगले क्लासों में पढ़ाएंगे क्या होता है ये। तो ऐसे हवाएं आती हैं, यह सीधे जाके इधर देखती है, कुछ भाग इधर आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ इधर भाग ऐसे निकल जाता है, इस प्रकार कुछ इस प्रकार निकलता है। आपको यहाँ पे बांग्लादेश मिल जाएगा, और यहाँ पे पूर्वी स्टेट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से जाके जो यहाँ पे पवनें होती हैं, जो भी यहाँ पे पहाड़ियाँ होती हैं, उससे टकराती हैं और जाके वर्षा कर देती हैं, और इसी का कुछ भाग जाके बंगाल, बिहार और यूपी में आपको वर्षा देखने को मिलती है। इस वाले जो ये आपको एक रेखा दिख रही है, इस तरह से आपको हम प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्षा होती है। और ये वाला जो कुछ भाग आपको देखने को मिल रहा है, ये आके पश्चिमी वाले क्षेत्र में वर्षा करती है। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा था, यहाँ पे देखिए लिखा था कि पहाड़ों से टकरा के वर्षा करती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी पहाड़ होते हैं, मान लेते हैं पहाड़ है, जब यहाँ से वर्षा जो नमी वाला क्षेत्र है, यह हवाएं जो हैं अपने साथ
नमी लेकर आती हैं और इनमें जो हवाएं हैं बहुत अधिक नमी हो जाती है, ठीक है। और ये आगे पहाड़ पड़ता है, पहाड़ पड़ने के कारण यह ऊपर उठ जाती है इसी की सीध में, और ऊपर उठ जाती है तो इनमें जो नमी की संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। जब अत्यधिक ऊंचाई पे जाती हैं तो यह पूरा एक साथ पानी को गिरा देती है। कहने का अर्थात तो बारिश के रूप में यह पानी को नीचे की तरफ गिरा देते हैं, यहाँ पे वर्षा होने लगती है। और जब यहाँ पे हमारा जो पर्वत है इसकी इधर तो वर्षा होगी, परंतु यहाँ इधर वर्षा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले जो नमी लाई थी एक साथ वर्षा के रूप में यहाँ पे ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे नमी का अभाव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सूखे का अभाव पड़ जाता है। और जो हमारा हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे इस तरह का वाला क्षेत्र गया, ऐसे हवाएं गई और यहाँ पे जाके पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, यूपी, बिहार में वर्षा की। लेकिन यहीं पे जो भाग रह जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सीधे निकल जाती हैं। क्या करती हैं? सीधे निकल जाती हैं और ये वाला भाग छूट जाता है। लेकिन जब मानसून लौटता है तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है, यानी कि लौटते समय वर्षा होती है। और जाते समय जब हवाएं जाती हैं तो यहाँ पे ये भाग छोड़ जाती हैं, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, वर्षा का अभाव हो जाता है। जब यह मानसून लौटता है तब जाके यहाँ पे बारिश होती है। समझ में आया आपको? यहीं पे आपको ये देखिए बताया, जो कि मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। इस समय जो मानसून के लौटने का मौसम, या फिर जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु, उस समय हमारा जो ऋतु होता है वह शरद ऋतु होता है, जब मानसून लौटता है तब। इस समय पवन जो होती है स्थल भागों से लौट के बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून जो लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस मौसम में वर्षा होती है। जैसा कि हमने बताया, यह जब लौटता है हमारा मानसून, तो यहाँ के जो हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है यहाँ पे वर्षा करता है। किसी स्थान पे अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। यह अलग परिभाषा से बताया, लेकिन कहने का जो आशय है वह एक ही है, जो मैंने आपको बताया और जो यहाँ पे लिखा है उसके कहने का आशय एक ही है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। भारत की जलवायु मोटे तौर पे मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है भारत की जलवायु? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थात होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंधीय वाले कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। उसके बाद मानसून उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ये मान लेते हैं आपका गोलार्ध है। यहाँ पे विषुवत रेखा 0 डिग्री, 23 डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी नॉर्थ में, 23 डिग्री साउथ में मिल जाएगी। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है क्या होगा? उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र बन जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं कि भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है, यह तो आपको पता होगा। और अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा या प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। उसके बाद यहाँ पे देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है कि उसकी जलवायु क्या होगी, या फिर उच्चावच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत अधिक गर्म है। जैसलमेर ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है ना। कुछ इस प्रकार मैप में आपने देखा होगा। क्या है? राजस्थान है, उसी का यह क्षेत्र है, जिला है जैसलमेर और बीकानेर। यह अत्यधिक बहुत गर्म होता है। जबकि हमें देखने को मिल जाएगा जो हमारा ये भाग है, यह जम्मू कश्मीर का भाग है, यह अत्यधिक जो होता है ठंडा होता है। उसका क्या क्षेत्र बताया? द्रास एवं कारगिल। अत्यधिक बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं और यहाँ पे हमेशा बर्फ़ देखने को मिलती है। फिर उसके बाद तटीय वाला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र भारत का। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, और यहाँ पे ये वाला बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ पे कोलकाता देखने को मिल जाएगा। यहाँ की जो जलवायु होती है मध्यम होती हैं, वे ना ही अत्यधिक गर्म होती है ना ही अत्यधिक ठंडी होती हैं। समुद्र तट पे होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होती हैं। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे समुद्र की जो जलवायु होती है अत्यधिक आर्द्र होती है। उसके बाद दिया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मेघालय में स्थित मौसिनराम है।
कहाँ पे स्थित है? मेघालय में कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ईस्ट वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। मेघालय स्थित है जहाँ पे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। जबकि वहीं बात करें हम राजस्थान की, तो यहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण अब वर्षा आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दूं कि जैसे कि जो हमारा सहारा मरुस्थल है अफ्रीका का, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मरुस्थल होने के कारण वहाँ पे रेतीली भूमि, उष्ण गर्म अधिक है क्षेत्र वो, लेकिन वहाँ पे कोई भी जो वनस्पति देखने को नहीं मिलती है, कटीले वनस्पति को छोड़ के। लेकिन जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण वहाँ पे अब हरियाली देखने को मिल रही है। अब नासा द्वारा सैटेलाइट से एक इमेज मतलब एज्यूम की गई कि आने वाले समय में 2050 तक वहाँ पे हरे भरे पेड़ आपको दिखाई देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जीवन अत्यधिक सुलभ देखने को मिल जाएगा, ऐसा नासा ने एज्यूम किया है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। ये प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? ऐसी वनस्पति जो बिना मानव की सहायता से उपज जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। जैसे आपको जंगलों में देखने को मिलेगा, इतने बड़े बड़े जंगल, क्या मानव जाके वहाँ पे जंगल लगाया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह क्या है? वह स्वयं से उग गई हैं और वह सूर्य का प्रकाश और जल, मिट्टी आदि को पाकर वे अपने आप ग्रोथ की और एक जंगल के निर्माण के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। यह मनुष्य ने नहीं लगाया, बल्कि यह प्रकृति द्वारा ही ऐसा निर्मित हुआ है। इन जंगलों में आपको विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं आपको देखने को मिल जाएगी। आपको झाड़ी भी देखने को मिल जाएगी, घास, लंबे लंबे वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, छोटे वृक्ष भी देखने मिल जाएंगे। बहुत प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप हमें कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताइएगा कि जंगल और वन में अंतर क्या है? दो शब्द आपने सुना होगा, एक जंगल, एक वन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको पता है? नहीं पता है तो आप गूगल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या अंतर है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। वन जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। वे हमें जो पेड़ पौधे हैं, वनों में तो पेड़ पौधे ही पाए जाएंगे ना, पेड़ पौधे ही क्यों, जीव जंतु भी तो पाए जाते हैं। लेकिन वन का कहने का आशय क्या है? वहाँ पे पेड़ों की अधिकता, ठीक है। वहाँ पे पेड़ अधिक होंगे तो क्या होंगे? पेड़ जो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो कि एक जीव के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाता है, जो कि सांस के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालते हैं। यही यहाँ जो हम काम करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वही क्रिया जो पेड़ पौधे हैं उल्टा क्रिया करते हैं, यानी कि वे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? यानी कि हमारे लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही क्या होता है? हमें वनों से प्राप्त होता है, यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व हो जाता है हमारा जो पेड़ पौधे का। और इसके अलावा यह क्या करते हैं? मिट्टी को बांध के रखते हैं, जिसके कारण कि मान लेते हैं बाढ़ आई, बाढ़ के कारण क्या होगा? जो हमारा पेड़ पौधा है उसकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बांध के रखी रहती हैं, जिस कारण वह मिट्टी में कटाव नहीं होता है, अपरदन की घटनाएं नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो जंगल है यानी कि वन है, यह ईंधन, लकड़ी, चारा यानी पशुओं के लिए चारा, जड़ी बूटी, लाख यानी कि लाख एक जीव होता है, उसके कारण उसी से लाख निकाला जाता है, और शहद, गोंद इत्यादि जैसी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास यानी कि जो जीव होते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? एक आवास के रूप में होता है क्या? जंगल। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अत्यधिक पौधे लगाने चाहिए। जो वनस्पतियां अगर हम काट रहे हैं तो एक पेड़ काट रहे हैं, वहाँ पे हमें 10 पेड़ लगाना चाहिए। इस कारण इस स्थिति में अगर हम पहुँच जाते हैं
तो जो हमारा जो हम पेड़ काट रहे हैं उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम पेड़ काटते जाएँ लेकिन एक भी पौधा ना लगाएं, एक भी पेड़ ना लगाएं, तो आने वाले समय में क्या आपको ये नहीं लगता है कि मानव जीवन या फिर किसी भी जीव के लिए खतरा ही उत्पन्न होगा, उनके लिए समस्या ही उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लिए नहीं उत्पन्न होगी बल्कि जीव जंतु के लिए भी खतरा उत्पन्न होगी, जो कि मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों के द्वारा जीव जंतु भी उसका भागी बन जाते हैं, जिनका कोई उनका दोष ही नहीं होता है, जो मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों के कारण ही भोग रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर बताया गया है कि एक पेड़ से हमें क्या क्या लाभ होता है। ऑक्सीजन मिलता है, शहद मिलता है। शहद कैसे मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ तो पेड़ पौधे पे ही अपना छत्ता लगाती हैं ना, तो उन्हीं से उनका आवास बन जाता है। उनका जब आवास बनता है तो उनके द्वारा हमें शहद प्राप्त होंगे। तो इस तरह से इनडायरेक्टली प्राप्त होते हैं। तो फल भी प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों से, गोंद एवं लाख प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास बन जाता है। इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं हमें। रबड़ मिलता है, रबड़ का एक पेड़ होता है, उसके द्वारा जो उसका जो क्या बोलते हैं, इसका दूध निकालते हैं, उसके कारण हमें रबड़ बनाया जाता है। ये हमारा रबड़ बनाया जाता है। उसके बाद फर्नीचर यानी कि खेलने की सामान, जो भी लकड़ियों के माध्यम से वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर ईंधन के लिए लकड़ी हम काट सकते हैं। फिर चारा के लिए, जो कि पशुओं का आहार बन जाता है, और आश्रय के लिए हम लकड़ियों का यूज कर लेते हैं। और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ आपको जंगलों में मिल जाएंगी, जिसके कारण हम दवाइयों का निर्माण करते हैं। तो आपको क्या पता है कि आपने देखा होगा कि आप सड़क से होकर गुजर रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? पेड़ पौधे। क्या इसका उपयोग आपको पता है? ये पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? कारण आप लोग सर्च कीजिएगा कि ऐसा क्यों लगाया जाता है किनारे किनारे के पेड़। उसके बाद हम देखते हैं आगे वन्य प्राणी। वन जो होता है, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों। सरीसृप कहने का अर्थात क्या है? जो रेंग कर चलते हैं, जो जानवर, जैसे मान लेते हैं सांप हुआ, ये सब रेंगने वाले जंतु हैं, जीव हैं, तो इसको हम बोलते हैं सरीसृप। उभयचर मतलब कि जो स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है, निवास करता है, तो उसको हम बोल देते हैं, जैसे कि मेढक क्या है? उभयचर। पक्षी और स्तनधारी कीट, कृमि का निवास होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह तो सबको पता होगा, बच्चों को पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो ये तो शर्म की बात है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जैसे कि गुजरात के गिरी वन में एशियाई शेरों का निवास है। हमारा जो गुजरात का गिरी है, यहीं पे ही एशियाई शेरों का निवास है। और यहाँ पे लगभग 1200 इसकी प्रजाति बची हुई। यह भी खतरे में थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी जो जनसंख्या है, इसकी आबादी है, इसमें अब थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी यह खतरे की ओर निकट है, जिस कारण यह भी जो सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड किया गया है। अब हाथी एवं एक सींग वाले गैंडे, जो कि असम में पाए जाते हैं। एक सींग गैंडा जो असम है हमारा, वो एक सींग गैंडे के लिए फेमस है। हमेशा एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक सींग वाला जो गैंडा है कहाँ पे, किस राज्य में पाया जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाथी जो केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं, मतलब इनके असम के अलावा केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। वो जो भारत का रेगिस्तान कहा जाता है। और यह गधा, जंगली गधा जो होता है, कच्छ के रण में पाया जाता है। कच्छ का रण कहाँ पे है? आपको ये देखने को मिल जाएगा गुजरात वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कच्छ का रण होता है। कच्छ का रण यहाँ पे नाम ही है इसका प्लेस का। तो यहाँ पे क्या होता है? जंगली गधा पाया जाता है। उसके बाद जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जो जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है, जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है भारत में, जैसे कि तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे पक्षी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है।
जो कि पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास क्या करते हैं, प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करता है, यह तो आपको सभी को पता होगा। उसके बाद देखिए, वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां जो हैं तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो पक्षी। हमने एक वीडियो बनाया था, आप लोग देखिएगा, मेरे जो प्लेलिस्ट है उनमें एक टाइगर, जो तस्मानिया टाइगर के बारे में बात किए थे हमने। तस्मानिया टाइगर जो कि 1936 में ही उसका जो अंतिम बार देखा गया था, समाप्त हो गया है, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उसको, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग हैं फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है, आप यह वीडियो देख के ही समझ सकते हैं कि यह कैसे संभव होगा। आप अगर इंटरेस्टिंग आपको लगेगा तो आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद देखते हैं कि उसको बचाने के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र आदि स्थापित किए जा रहे हैं। किसको बचाने के लिए? जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को बचाने के लिए ऐसे आरक्षित किए जा रहे हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना, बाघ बचाने के लिए बाघ परियोजना, जो हाथी हैं, हाथी बचाने के लिए हस्ती परियोजना स्टार्ट की। उसके बाद वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। किस प्रकार दे सकते हैं? आप जो जंगली जानवर हैं या फिर कोई भी वन्यजीव है, उनका अगर आप शिकार नहीं करते हैं, आप उनको बेचने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उनको मारते नहीं हैं, तो वन्यजीव क्या होंगे? वन्यजीव संरक्षित रह सकते हैं। आपका यह थोड़ा सा उनमें हेल्प कर सकता है एक वन्यजीवों की रक्षा के लिए। बाकी सरकार तो प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन आपका भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनता है, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखिए, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? इनका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों मारते हैं ऐसा? उनको मारने से क्या लाभ होता है, आपको यह बता सकते हैं? हमारे वनों से अगर बाघ ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा, आपको कुछ पता है इसके बारे में? बाघ ख़त्म हो जाएंगे, हमारा जो बाघ है जंगलों में, बाघ ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा? जो शाकाहारी जानवर हैं इनकी अधिकता हो जाएगी। जब ये अधिक मात्रा में हो जाएंगे तो क्या होगा? जो हमारे स्थल पे घासों की मात्रा है क्या होगी? घास अधिक मात्रा में, जो पेड़ पौधे हैं इनको खाने लगेंगे, तो जो पेड़ पौधों का अभाव हो जाएगा धरती स्थल पर। जब इनका अभाव हो जाएगा तो क्या होगा? वर्षा, जो कि हम तो जानते हैं पहले से कि जो पेड़ पौधे हैं वर्षा में सहायक होते हैं, लेकिन जब ये पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या वर्षा सही से होगी? जब वर्षा नहीं होगी तो वर्षा की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी हो जाएगी तो सूखा आपको देखने को मिलेगा। जब सूखा हो जाएगा तो आपको भूखमरी से या फिर भूखमरी से लोग मरने लगेंगे। और यही स्थिति अगर इसके अलावा हम देखते हैं तो जब सूखा पड़ जाएगा तो वहाँ पे जो क्षेत्र बन जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे जंगल से एक बाघ को ख़त्म कर दिया जाए, कहने का अर्थात है बाघ प्रजाति को ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके ख़त्म होने से आपको इतनी बड़ी समस्या देखने को मिल जाएगी। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते थे? तो एक बाघ प्रजाति के आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दूं कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क था। वहाँ पे वुल्फ को, मतलब जो वहाँ पे वुल्फ पाए जाते थे, वहाँ से वुल्फ को हटा दिया गया। तो वहाँ पे जो हमारा जो वहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क है, बहुत पहले हरा भरा होता था, लेकिन जब वुल्फ वहाँ से हट गया तो वहाँ पे यह जो क्षेत्र है यह रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। लेकिन फिर बाद में कुछ सालों के बाद लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि वहाँ पे यह जो स्थिति बनी है क्लाइमेट चेंज के कारण बनी है, परंतु ऐसा नहीं था। कुछ समय, यानी कुछ समय कहने का अर्थात है कुछ वर्षों के बाद किसी एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे वुल्फ खरीद के लेकर आया गया 5 वुल्फ को, और वे जंगल में रहने लगे। उनके कारण क्या हो गया? कुछ सालों बाद देखा गया कि फिर से यह जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है यह फिर से हरा भरा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह जादू है? तो यह जादू बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको
कि यहाँ पे अगर बाघ को हटा दे तो यहाँ पे शाकाहारी जानवरों की अधिकता हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा घास वाला क्षेत्र है, यह जो शाकाहारी जानवरों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में उपभोग किया जाएगा। जब घास हमारे स्थल पे रहेंगे ही नहीं तो घास पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, वर्षा का अभाव होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं वर्षा को कराने में अत्यधिक सहायक होते हैं। अगर जब ये पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, जो हमारा स्थलीय क्षेत्र है वो वाला भाग है वह क्या होगा, रेगिस्तान में परिवर्तित होगा। कुछ इसी प्रकार हुआ था येलो स्टोन नेशनल पार्क में। वहाँ से जब वुल्फ को हटाया गया था तो वहाँ पे हिरणों की मात्रा अधिक हो गई थी, जिसके कारण कुछ इसी प्रकार से समस्या देखने को मिली थी। आपको इतना समझ में आया। उसके बाद कुछ प्रवासी पक्षियों की बात की गई है। यहाँ पे कुछ प्रवासी पक्षी यहाँ पे जैसे कि पिंटल बत्तख, फिर उसके बाद कुछ ऐसे दिया गया है, कई प्रकार की पक्षियों का नाम दिया गया है जो कि हमारे देश में आती हैं। जब वहाँ पे मौसम चेंज होता है तो वे हमारे देश की ओर प्रवास करने लगती हैं, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइबेरिया की पक्षी जो कि उतने दूर से यानी कि रसिया से आती है हमारे देश में, इतना दूर का सफ़र तय करते हुए हमारे देश में रहती है। जब वहाँ पे जलवायु अच्छी हो जाती है, मतलब उनके अनुकूल हो जाती है, तो वह पुनः अपने देश को प्रवासित कर जाती हैं। अब उसके बाद हमारा अभ्यास का प्रश्न आ जाता है। चलिए देखिए प्रश्न क्या है कि कौन सी पवन जो भारत में वर्षा लाती है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के विभिन्न मौसम के नाम बताइए। फिर तीसरा है प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या हैं, वनस्पति क्या है। तो हमने आपको समझाया ही था कि जो मानव का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, स्वयं से उगती हैं, वही ना प्राकृतिक वनस्पति हुई। उसके बाद कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिया, जैसे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है। मुंबई है, जी नहीं। आसनसोल है, जी नहीं। मौसिनराम है, जी बिल्कुल। कहाँ पे स्थित है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी राज्यों में। कौन सा राज्य है, तो मेघालय। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं, गिरिवन में। ऐसा है क्या, हिम तेंदुआ गिरिवन में पाए जा सकते हैं। गिरिवन कहाँ पे है, यहाँ पे आंसर नहीं होगा। प्रायद्वीपीय क्षेत्र यहाँ पे नहीं होगा। हिमालय क्षेत्र जी बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हिम नाम से आप जान सकते हैं कि हिम की बात की जा रही है, तो हिम कहाँ पे होगा, हिम मतलब बर्फ़, बर्फ़ कहाँ पे होगा, तो हिमालय पे ही हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें जो कहाँ से चलती हैं, तो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। उसके बाद कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे आपको कुछ शब्दों का चयन करके भरना है कि कौन सा शब्द हो सकता है। तो गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म जो पवनें होती चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, आप बता सकते हैं। अभी हमने अच्छे से इस पर डिस्कशन किया थोड़ा रुक के। फिर उसके बाद दूसरा दिया है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में, फिर रिक्त स्थान दिया कि मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, कब होती है, ये आपको बताना है। फिर गुजरात के यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, फिर वन, फिर यहाँ पे कुछ भरना है, का निवास होता है, किसका निवास होता है, आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद हमारी तो टॉपिक ख़त्म हो गई, और यह हमारी टॉपिक ही नहीं ख़त्म हुई, बल्कि हमारा जो यह हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को स्टार्ट किया था, यह हमारा टारगेट भी आज पूरा हो गया। कल से हम लोग एक नए चैप्टर और एक नए क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो एनसीईआरटी होगा 7th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे, और एक नए टॉपिक, एक नए जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।